morning, students. Welcome to Manu Law classes in the live session of Daily News Analysis, 12th of December 2023. आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. Today's important news. Those are very important for your examination. आइए स्टार्ट. देखो एक बड़ा फैसला आया है. That one is सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है J&K का जो स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड 370 आर्टिकल नंबर 370 से रिलेटेड जो केस की सुनवाई चल रही थी हियरिंग, और उसको लेकर के आज फाइनली एक डिसीजन आ ही गया कल. तो उसी के रिगार्डिंग में वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक डिटेल्स ऑफ द जजमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जब बेंच बनती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, ऐसी बेंच को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता है. ऐसी बेंच में मिनिमम जजेस होते हैं 5. ये क्वेश्चन कई बार आया है तो इसको आपको ध्यान में रखना है. इस बेंच के हेड कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्लियर? सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस बेंच के क्या थे? वो इसके बेंच के जो है चेयरमैन थे या जो है प्रेसिडेंट थे, हम ये कह सकते हैं. ठीक है, अब इसमें देखो इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया. उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा. सुप्रीम कोर्ट में केस आने से पहले यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? यूनियन गवर्नमेंट ने जो J&K का स्पेशल स्टेटस था जो कि आर्टिकल 370 था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया, उसको एबोलिश कर दिया. और जो J&K में लद्दाख भी शामिल था. ठीक है, इन तीनों को मिलाकर मींस उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीन को मिलाकर के एक स्टेट था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर. अब इसमें क्या था? इसमें टेररिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज थी, सेपरेशन की डिमांड यहाँ पर चलती थी. ठीक है, पाकिस्तान से इसको बहुत सपोर्ट किया जाता था, हालांकि आज भी किया जाता है. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी सिंस इंडिपेंडेंस. हमारे इंडिपेंडेंस के से ही लेकर के इसमें ये प्रॉब्लम चल रही थी. जम्मू एंड कश्मीर के पास में अपना जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी था. तो मींस एक देश में दो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे. ठीक है, और उनको ऐसे बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली को या उनके मेंबर्स को. तो उसको लेकर के जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी वजह से इंडिया में पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो पाया था. तो हमको लगभग 70 इयर्स हो चुके इसमें सब में जो है ट्राई करते करते कि जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ठीक है, वो नहीं हो पा रहा था. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? एक बिल लेकर के आए 2019 में, जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल. और उसके थ्रू जो आर्टिकल 370 था उसके थ्रू इनको जो स्पेशल जो प्रिविलेजेस मिले थे उसको एबोलिश करके इन्होंने क्या किया कि दो नई यूनियन टेरिटरीज बना दी. क्या क्या बना दी? एक तो बना दिया J&K और दूसरा बना दिया लद्दाख. एक मींस एक और दो, दोनों ही क्या है? दोनों ही है यूनियन टेरिटरीज. ये बना दिए 2019 में. अब जब इस आर्टिकल को फिनिश किया गया प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के थ्रू, अब हुआ क्या? इसको लेकर के अपोजिशन वाले जिनको ये चाहिए था कि ये जो गलत किया है लीगली ये इनकरेक्ट हुआ है, जो ऐसा सोचते थे वो इस केस को लेकर के चले गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में. अब सुप्रीम कोर्ट में पिछले काफी समय से ये केस जो है उसकी हियरिंग चल रही थी. तो अब आकर के उस पर आ गया डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस की बेंच है उन्होंने क्या कर दिया? यूनानिमसली अपहेल्ड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू एब्रोगेट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370. उन्होंने कह दिया कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है वो लीगली किया है और ये उनके पास पावर है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसको क्या कर सके? रिपील कर सके और नया
जो है 2 यूनियन टेरिटरीज बना सके। तो ऐसा ही कर दिया। दूसरा, कोर्ट ने और क्या कहा कि प्रेसिडेंट कैन इश्यू सच ऑर्डर इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट ऐसा ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं और वो लीगल भी होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी होगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जब ये बात आएगी कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं या स्पेशल सर्कमस्टांसेस फिनिश हो गई, तो इसको लेकर के कोर्ट अपनी जो है इंटरफेरेंस नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट कैन नॉट सिट इन अपील ओवर द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब ऐसा थोड़ी है कि जो एग्जीक्यूटिव है कि उसकी मीटिंग्स में भी जजेस जाकर के बैठेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं कि नहीं। तो कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि ऐसे कामों में कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा। प्लस कोर्ट ने ये भी कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखो जो 2019 में हुआ वो कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये कल्मिनेशन है, अपने एपेक्स पॉइंट पर पहुंचा है एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज के थ्रू। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया में ट्रू नेचर में इंटीग्रेट करने की एक्सरसाइज लास्ट 70 ईयर से चल रही थी और अब जाकर के फाइनल हुआ है। बात समझ में आई? तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी बात बोल दी कि जो संघर्ष इंडिया बहुत दिन से कर रहा था वो आज कहां पहुंच गया, अपने कल्मिनेशन पॉइंट पर पहुंच गया और ये होना ही था। दूसरी बात, जो वकील थे, जो एडवोकेट्स थे, जो इस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो अपनी दलील दे रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि देखो आर्टिकल 370 जो है उसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को अपनी खुद की इंटरनल सॉवरेनिटी मिली हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव एनी स्पेशल इंटरनल सॉवरेनिटी। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास में कोई स्पेशल इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है, जैसे अगर किसी और स्टेट के पास वो नहीं है तो उसके पास भी नहीं होगी। मींस हर चीज में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को इंटरनली सॉवरेन समझने लग जाए कि इंटरनल हम कुछ भी करेंगे। बाकी स्टेट के पास अगर वो इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है तो जम्मू एंड कश्मीर के पास भी नहीं होगी। दूसरी बात, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 370 है भाई वो टेम्परेरी था, ये कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं था। क्लियर? दूसरी बात, वो बार बार एक बात आती है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था वो किया था वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिलाना चाहते हैं हमेशा, वो क्या कहते हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही, इसलिए अब हम जम्मू कश्मीर के संविधान में उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं असेंबली नहीं रही इस समय, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के प्रेसिडेंट की पावर ही खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो ना आप कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर इंडिया के प्रेसिडेंट को मिली हुई है उनको थोड़ी आप खत्म कर दोगे कि जम्मू कश्मीर के संविधान से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है क्या आप उनको आप जो है एबॉलिश कर दोगे? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी क्लियर बोल दिया कि जो कुछ भी हुआ, जो ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ, ये सब वैलिड था, लीगल था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, इस पर अब कोई अपील विल कुछ नहीं, ये यहाँ पर फाइनल होता है। ठीक है? तो ये बात यहाँ पर क्लियर हुई है। बाकी जब हम डिटेल में आएंगे तो इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और न्यूज क्या रही कि रिटेल इन्फ्लेशन इज नाउ स्टेबल। जो निर्मला सीतारमन जी है उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन है इंडिया में वो काफी स्टेबल हो चुका है। ठीक है? तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम इकोनॉमी की तरफ चलेंगे, कोई एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बिकॉज हम डेली 2-3 कॉन्सेप्ट डेली समझते हैं हम। ठीक है? तो देखो इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। ध्यान रखना, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है? अच्छा, ये कैसा बता रहे हैं कि ये स्टेबल हो गया है? कैसे? नौ, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है,
आरबीआई की, उसको ये टारगेट दिए गए हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 2 से लेकर के 6 की रेंज में रहे। मीन्स मैं इसको कह सकता हूँ 4 प्लस माइनस 2, या तो वो 2 रह सकता है, इसमें 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो या तो वो 2 रह सकता है, और या फिर वो कितना रह सकता है कि 4 में हम 2 करें तो 6 हो सकता है। तो मैक्सिमम 6 रह सकता है और मिनिमम 2 होना चाहिए। तो अभी जो इन्फ्लेशन इंडिया में चल रहा है लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें कि लास्ट ईयर 2022 में अप्रैल और अक्टूबर के बीच में जो इन्फ्लेशन था वो 7.1% था, तो 6 की रेंज से ज्यादा था, तो महंगाई काफी थी। अच्छा, लेकिन अब कितना है वो 5.4% ओवर द सेम पीरियड ऑफ ईयर। तो अब कितना है 5.4%। आपको लर्न करने की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि अभी करंट ईयर में हमारा इन्फ्लेशन 5.4% चल रहा है, जो कि इसको कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर से कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बन जाए कि लास्ट ईयर से अब मींस ये कम हुआ है या ज्यादा हुआ है इन्फ्लेशन, तो कम हुआ है। प्लस कई बार वो रेंज पूछ लेता है कि इन्फ्लेशन की इंडिया में जो रेंज निर्धारित की गई है, डिसाइड की गई है, दैट इज 2 to 6%, 2% to 6%। इसको टारगेट किसको दिए गए हैं डिसाइड, ये कहाँ हुई है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई। इसको हम इस मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन वगैरह को इसको बहुत डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, इन्फ्लेशन क्या है कि राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्राइस में क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। जैसे सपोज करो कि आप कोई सोप लेने जाते हैं, पहले आता था वो मान लीजिए 20 रुपीज का, अब आने लग गया वो 30 रुपीज का। तो इस प्रोडक्ट के प्राइस में राइज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ 10 रुपीज का राइज हो गया। ठीक है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, तो गुड्स के प्राइस में राइज हो गया। ऐसे ही सर्विसेज, आप हेयर कट लेने जाते हैं, मान लीजिए पहले वो लेता था 100 रुपीज, अब लेने लग जाए वो 170 रुपीज, तो 70 रुपीज का इसकी सर्विस चार्ज में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो इन्फ्लेशन एक्चुअली में क्या है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। भाई आपके पास में सपोज करो पहले 100 रुपीज थे, आप 100 रुपीज में पहले मान लीजिए आपको 10 kg टोमेटो खरीद सकते थे। अब अगर टोमेटो के प्राइस बढ़ जाए तो आप 100 रुपए में, मान लीजिए टोमेटो पहले 10 रुपए किलो था, तो 10 into 10 100। अब वो टमाटर यदि हो गया कितना, 20 रुपीज पर केजी हो गया, है ना, 20 रुपीज पर केजी। तो अब आप कितना खरीद पाएंगे, तो अब तो भाई आप पहले जब 10 kg खरीद पा रहे थे, अब तो 5 ही किलो खरीद पाएंगे ना, तो 20 into 5 इक्वल 100 रुपीज। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इन्फ्लेशन में हमेशा क्या होता है, द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल डिक्लाइन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक अर्थ और क्या निकाल सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, कब इन्फ्लेशन कब राइज होता है, कि वस्तुओं की कीमत तो बढ़ रही हो, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हो, लेकिन आपकी इनकम ना बढ़ रही हो। बात समझ भाई, जब ये टोमेटो 10 रुपीज केजी से 20 रुपी केजी हुए, तो आपकी इनकम भी 200 हो जानी चाहिए थी, तो आप फिर से 10 kg ही टोमेटो खरीद सकते थे। तो इन्फ्लेशन का एक मीनिंग ये भी है कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो इंक्रीज होते हैं, बट आपकी इनकम नहीं बढ़ती। ठीक है, तो आप फिर बाय करने में आपकी जो कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो उसी सेम प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, जो कि आपके पास में नहीं होता। बात समझ में आई। तो सिंपल सी बात यह है कि राइजिंग इन्फ्लेशन रेट राइजिंग अगर हो रहा है तो वो क्या इंप्लाई कर रहा है, दैट द रेट इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग, तो वो रेट है अपने आप में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोगों के पास में इनकम नहीं बढ़ रही।
ये इसका इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हुआ, बाकी इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आइए अब एक नई जो है नीति आयोग की रैंकिंग आई है, डेल्टा रैंकिंग, किसके रिगार्डिंग में? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लेकर के। कौन से प्रोग्राम? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स को लेकर के इनकी एक लिस्ट आई है, जिसमें तेलंगाना का एक ब्लॉक है जिसका नाम है तिरयानी ब्लॉक। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ, कौन से स्टेट का है? तेलंगाना का। इसको फर्स्ट रैंक मिली है। मींस अभी मैं बताऊंगा कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या। और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, कौशाम्बी ब्लॉक है किसका? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश में। इसको सेकंड रैंक मिली है और तिरयानी ब्लॉक को फर्स्ट रैंक मिली है। बात समझ में आई यहाँ तक आपको? अच्छा, ये इसमें जो रैंकिंग है, ये डेल्टा रैंकिंग, ये क्या चेक करती है कि जो ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्लॉक्स ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट किए गवर्नमेंट ने, और उनमें ये देखा कि ये ब्लॉक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पर, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर सबसे अच्छे काम किसने किए, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में किसने सबसे अच्छे काम किए। जैसे कि पीपल जो है, पीपल को बेहतरीन सर्विसेज देना, है ना, वहां पर रोड्स होना, एजुकेशन की सिचुएशन ठीक होना, डिजीज को लेकर के काम करना, वाटर की फैसिलिटीज ठीक होना, ऐसे बहुत सारे चीजों को देख करके जिस ब्लॉक में बहुत अच्छा काम हुआ उसको फर्स्ट रैंक, और यूपी का ये जो ब्लॉक है इसको सेकंड रैंक मिली है। ठीक है, अच्छा, एस्पिरेशनल ब्लॉक ब्लॉक जो प्रोग्राम है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखो ये स्टेट, स्टेट के नीचे कौन? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे कौन? ब्लॉक, और ब्लॉक के नीचे कौन? विलेजेस। ठीक है, तो यदि हमको, और इसके ऊपर कौन है? इंडिया नेशन, है ना। तो यदि हमको इंडिया को डेवलप करना है तो सारे के सारे विलेजेस को डेवलप करना होगा, तभी तो हम डेवलप करेंगे। और सारे विलेजेस को डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्लॉक्स की। तो एक ब्लॉक अगर डेवलप हो गया तो इसका मतलब ब्लॉक के अंदर आने वाले हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस क्या हो गए? डेवलप हो गए। तो जब सारे विलेजेस डेवलप हो जाएंगे तो दैट विल बी द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब ये डेवलपमेंट ऑफ जो ब्लॉक है इसको हमने कहां से उठाया? तो देखो, इसको डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक का जो प्रोग्राम है, क्या नाम है इसका? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। इसको जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है 2023 में ही, जनवरी में। और इसकी कॉपी किससे की हमने? इसकी कॉपी की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। कि इससे पहले 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और इससे अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो भाई इसको और डाउन लेवल पर हम लेकर के चलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे वाले एरिया जो है उनको भी हम डेवलप करते हैं, दैट इज ब्लॉक। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इसमें आपको ये याद रख लीजिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2023 में, जनवरी में। कौन, किसने लॉन्च किया है इसको? तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस क्या है? जो ब्लॉक लेवल का डेवलपमेंट है उसको बहुत अच्छे से जो है स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है, चलिए एक और न्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अभी जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, इसकी 75th एनिवर्सरी मनाई गई है। और ये कब मनाई गई है? 10 दिसंबर को मनाई गई है। ठीक है, तो अब 10 दिसंबर क्या है? ये वही 10th दिसंबर है। इसी 10th दिसंबर से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये क्यों मनाते हैं इस दिन? कि आज ही के दिन, मतलब 10th ऑफ दिसंबर को, आज मतलब 12th को नहीं, तो 10th ऑफ दिसंबर को ही यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को क्या किया था? अप्रूव किया था। तो उसी दिन से हम क्या मनाते हैं? जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हम मनाते हैं, या वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। इसके की फीचर्स क्या है इस ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के?
कि ये रिकॉग्नाइज करता है दैट द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली। ये कहते हैं कि जो सारी की सारी मानवता है, ह्यूमैनिटी है, हम सब उसके मेंबर हैं और पूरी मानवता जो है वो क्या है, ये एक फैमिली है। और इस मानवता की फैमिली का फाउंडेशन किस पर टिका हुआ है कि एवरी ह्यूमन को क्या मिले, फ्रीडम मिले, उसको जस्टिस मिले और पूरी वर्ल्ड में क्या हो, पीस। तो ये तीन चीजों पर फोकस करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, एवरी ह्यूमन को क्या मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट मिलना चाहिए यूनिवर्सल लेवल पर। अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, हु दे आर, और वो कौन है और कहाँ रहते हैं। मीन्स इसका क्या हुआ कि आप यदि इंडिया के सिटीजन हैं और आप चले जाते हैं यूएसए और यूएसए में आपको सिटीजनशिप नहीं मिली है, तब भी आपको एज ए ह्यूमन ट्रीट किया जाएगा। आपको सपोज करो जेल हो गई किसी व्यक्ति को, ठीक है वो अपराधी है, उसने अपराध किया, लेकिन है फिर भी क्या वो ह्यूमन। तो ह्यूमन की एक बेसिक डिग्निटी को तो आप क्या करके चलोगे, मेंटेन करके चलोगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी नेशन को के हो और कहीं की भी आपके पास में डिग्निटी हो, सिटीजनशिप हो, और आपका कोई भी कलर हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सबसे पहले क्या माना जाएगा, ह्यूमन। एक न्यूज और है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। इसी को हम कहते हैं बॉन कन्वेंशन। ठीक है, जर्मनी का बॉन कन्वेंशन है और ये किस पर काम करता है, ये काम करता है एक मींस कैसे कि जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, अब देखो सर्दियों का समय आ गया, तो साइबेरिया साइड से बहुत सारी स्पीसीज क्या करके आएंगी, इंडिया में माइग्रेट करके आएंगी, बहुत सारी बर्ड्स, है ना। तो उन बर्ड्स के कंजर्वेशन पर ये क्या करता है, काम। अब ये बर्ड्स भी हो सकती हैं और भी कई टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं, कहीं पर लॉयन हो सकते हैं। भाई आप एक बार सोचो, मान लीजिए कि ये जो है इंडिया की टेरिटरी है, इतनी कहीं पर भी कोई इंडिया की टेरिटरी का एरिया है, मान लो जम्मू कश्मीर में, और इधर पाकिस्तान है। तो जानवर ये थोड़ी देखेगा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ या इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान थोड़ी सोचेगा जानवर। तो वो इधर से इधर भी आए और उधर से भी इधर जाए, क्यों, क्योंकि जंगलों में उनका अपना एक हैबिटाट होता है। तो ये जो कन्वेंशन है किसकी बात करता है, माइग्रेटरी स्पीसीज, माइग्रेटरी एनिमल्स के कंजर्वेशन की बात करता है। ये किसके अंदर में काम करता है, ये काम इसको सेक्रेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, कौन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो यूनाइटेड नेशंस, यूएन का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस, और ई का मतलब हो गया एनवायरनमेंट, और पी का मतलब हो गया प्रोग्राम। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है। ठीक है, तो सीएमएस मतलब कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज वाज साइंड इन 1979 और फोर्स में कब आई है, 1983 में। तो कई बार वो इसको पूछेंगे कि बॉर्न कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट, ये नहीं पूछेंगे कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इससे तो आप एकदम से आइडिया लगा लोगे माइग्रेटरी एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह उनके उनसे रिलेटेड होगी। तो वो क्या पूछता है, बॉर्न कन्वेंशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट हमारे पास न्यूज क्या है, पानी ग्रासलैंड या बन्नी ग्रासलैंड। कहाँ पर है ये, गुजरात में। ऐसा क्या हो गया भाई यहाँ पर कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल दिया है कि बन्नी के ग्रासलैंड्स में क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है, अभी बताते हैं, तो इसको जरा इरेज कर देते हैं। बन्नी ग्रासलैंड्स में चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो जो चीता लाए थे ना अफ्रीका से, तो उनका ब्रीडिंग मींस उनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी और उनको उनको कंजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चीता की क्या बढ़ाना चाहते हैं हम, उसकी नंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर, बन्नी ग्रासलैंड्स में। तो चीता के कंजर्वेशन उसके लिए क्या किया जाएगा, बहुत सारी फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा। अब ये बन्नी ग्रासलैंड की ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी किसका है, गुजरात का। कैसी ग्रासलैंड मिलती है यहाँ पर, एरिड ग्रासलैंड। तो चीता जो होता है ग्रासलैंड वाले एरियाज में ही मोस्टली रहता है, क्योंकि इसको वहां पर हंटिंग करने के लिए बहुत सारे जीव जंतु मिल जाते हैं। अगर हम
इस कच्छ की या बन्नी ग्रासलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर ये जक्स्टा पोजीशन में है, मींस वहां पर वेटलैंड्स भी हैं और वहां पर ग्रासलैंड्स भी हैं। वेटलैंड्स आपको पता होगा कि लैंड प्लस वाटर का क्या है, मिक्सचर है, मींस दलदल जैसा होता है, ठीक है। मतलब हम उसको कहते हैं मार्सलैंड भी कह सकते हैं, मार्सी लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। मींस वहां पर कीचड़ जैसी होती है। तो जहां पर जैसे कहते हैं ना कि पानी, मान लो ये पानी वाला एरिया है, यहाँ से मिट्टी स्टार्ट हो गई तो इसके कुछ एरिया में क्या हो जाएगी, कीचड़ जैसी डेवलप हो जाएगी ना, तो उसी को हम, ऐसा ही एरिया है कच्छ वाला जो रीजन, उसी को हम वेटलैंड्स भी बोल देते हैं। क्लियर हुई बात? तो बनी ग्रासलैंड्स को आपको याद रखना है, बाकी चीजें ऐसे आती जाएंगी, हम सबको डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास में ये कई सारी न्यूज थी, आओ एक बार इन सबको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बनी ग्रासलैंड्स का आपको पता चला, ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर चीता की ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर क्या होगा, जो है डेवलप किया जाएगा। यहाँ की जियोग्राफी कैसी है, एरिड ग्रासलैंड्स हैं, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, वेटलैंड भी है यहाँ पे और ग्रासलैंड्स भी। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज की लेकर के जो है काफी न्यूज थी, क्योंकि अब जो स्पीसीज आ रही है इंडिया में साइबेरिया वगैरह से, वहां से, तो इस पर भी कुछ बैठक वगैरह हुई थी। तो इसका नाम है क्या, इसको कहते हैं हम बॉन कन्वेंशन, ठीक है। और क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डे, सॉरी ह्यूमन राइट्स, तो ये 75th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई है। तो पूछा जा सकता है कि जो है ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, कब से मनना स्टार्ट हुआ, तो 1948 से स्टार्ट हुआ। इसको किसने जो है अप्रूव किया, वो किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, दिसंबर ऑफ 10। दूसरी बात हमने पढ़ा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट करके उनका डेवलपमेंट करना, और उसी की तर्ज पर बनाया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट किया गया 2023 में। किसने लॉन्च किया है इसको, नीति आयोग ने, ठीक है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 2018 में। और ऊपर आ जाते हैं, इन्फ्लेशन की बात की है कि अभी इन्फ्लेशन हमारा 5.4% के आसपास चल रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, और रिटेल इन्फ्लेशन की रेंज क्या होती है, 2 से 6% की इसकी रेंज होती है। कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई, ये इसको डिसाइड करती है। और एक हमने मेन न्यूज जो पढ़ी वो थी कि जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आ चुका है, और उन्होंने 370 आर्टिकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया था उसको सही ठहराया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी कह दिया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसे नोटिफिकेशन ला सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकती कि अब वो एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग्स वगैरह है उनमें भी जाकर के बैठना स्टार्ट कर दे। तो जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास अपनी इंडिपेंडेंट राइट्स हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट वर्क करेगी। ये रहा आज का मेन न्यूज का डिस्कशंस। और आपसे रिक्वेस्ट है या आपको सजेशन भी है कि आप अपने फीडबैक, कि आपको इस न्यूज में से जो न्यूज डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कैसा आपको लग रहा है, और कैसा मीन्स आपको कितने पॉइंट्स उसमें समझ में आ रहे हैं, आप अपने कमेंट्स में थोड़ा सा बताएं, जिससे कि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, कुछ चेंजेस भी कर सकें। बिकॉज हमारा अल्टीमेट पर्पज है आपका भला हो, आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो, तो इसलिए आप करें, आप फीडबैक में हमको बताएं और आप एक्स्ट्रा क्या चाहते हैं या इसमें और क्या रिफॉर्म करवाना चाहते हैं, और आपकी बात को सुना जाएगा और पॉसिबली उसको हम जो है एक्सेप्ट करेंगे और चेंजेस भी लेकर के आएंगे, बिकॉज वी रेस्पेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर फीडबैक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।